वेलकम आवर चैनल। मैं दिनेश नामनेर, एजुकेशन कंसल्टेंट, मोटिवेशन स्पीकर। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बेरोज़गार स्टूडेंटों की डिमांड पर उस टॉपिक को हमने बनाया है कि हाउ टू गेट सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब। हर एक बेरोज़गार स्टूडेंट के लिए, हर एक पढ़ने वाले बच्चे का एक ड्रीम होता है कि कैसे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की जाए। तो कुछ एक स्टूडेंटों के मेरे पास डिमांड आई कि आप सर इस पे अपनी राय रखें, इस पे अपना व्यू दें कि हाउ टू गेट सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब। तो इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल टॉपिक के माध्यम से कैसे सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं वो आपको मैं टॉपिक दूंगा। साथ में अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब में कैसे सिलेक्शन प्राप्त किया। तो मैं आपको सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कि मैंने जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद मेरे को लगा कि उसके बाद बीएड किया और उसके बाद मुझे लगा कि अब हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन करने के बाद जैसे ही पहला एग्ज़ाम दिया, तो पहले एग्ज़ाम रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, उसको देने के बाद ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत सारे सवाल और कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम कम रहा। यानी दिक्कत क्या फील हुई कि क्वेश्चन आते हुए भी हम नहीं कर पाए। तो ऐसा आप बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आपके पास क्वेश्चन आते हुए लेकिन आपके पास टाइम की कमी रहती है। तो पहली एग्ज़ाम के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम अपने साथ फील हुई कि टाइम का मैनेजमेंट मेरा प्रॉपर नहीं था, कि मैं जो टाइम, मेरी जो सॉल्व करने की जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी और एग्ज़ाम के अंदर जो टाइम था वो बहुत लिमिटेड था। तो उसको हमको उस टाइम के अंदर सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए टाइमिंग चेंज होगा कि बोर्ड अपना टाइम चेंज कर देगा, भाई इस बच्चे की कैपेसिटी कम है उसके लिए टाइम बढ़ा दो, ऐसा होता नहीं है। हमको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना पड़ेगा, जिन टॉपिक्स में हम वीक है उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बार बार आपको अपनी स्किल बेहतर करनी पड़ेगी। आपको टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना एफर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा। तो हमने क्या, फिर अगले एग्जाम से पहले मैंने अपनी जिन सब्जेक्ट में मेरी कमजोरी थी, जिनमें मैं टाइम ज़्यादा ले रहा था, उनको मैंने बार बार रिवाइज किया। स्पेशली मेरे साथ मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम थी, मैंने उसको इम्प्रूव किया और उसके बाद लगभग 6-8 महीने बाद जो एग्ज़ाम था वो मुंबई में हुआ, लोको पायलट का एग्ज़ाम था। उसमें आप यकीन करें, मैंने फील किया जो कि 3000 वैकेंसी थी और उसमें अकेले मुंबई में एग्ज़ाम, मुंबई और पुणे में, मेरा पुणे सेंटर था, पुणे में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट 1 लाख के आसपास बच्चे पुणे में थे। अब वो मुंबई डिवीज़न का कहाँ सेंटर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी सारी भीड़ को देख के, ये 2006 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उस भीड़ को देख के मुझे लगा कि यार इसमें कैसे सिलेक्शन होगा। इतनी भीड़ को देखते बहुत बड़ा एक चैलेंज लग रहा था कि इतनी भीड़ कभी देखा ही नहीं, इतनी भीड़ है। तो देखने के बाद ऐसा फील हुआ। लेकिन आप यकीन करें, उस एग्ज़ाम में जो पासिंग का जो क्राइटेरिया बोर्ड ने फिक्स किया कि आपको इतने नंबर पर सिलेक्शन मिलेगा, उस एग्ज़ाम में उतने करीब 2 लाख के ऊपर बच्चे टोटल एग्ज़ाम में 2 से 2.5 लाख उस समय बैठे होंगे, 2-2.5 लाख स्टूडेंट मिनिमम बैठे थे उसमें। उसमें से मात्र 2426 स्टूडेंट पास हुए। फर्स्ट एग्ज़ाम में 2426 बच्चे पास हुए। वैकेंसी 3000 थी, उनके क्राइटेरिया जो मिनिमम पासिंग उनका जो भी था उसके अकॉर्डिंग मात्र 2426 बच्चे पास हुए। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम हुआ, उसमें जो साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, उसमें मात्र 1026 बच्चे पास हुए। तो जो वैकेंसी थी उनमें से 2000 वैकेंसी वैकेंट और रह गई। अब आप सोच के देखो कि उस भीड़ को देख के हर कोई आदमी व्यथित हो जाए, ये समझे कि इस भीड़ में तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन उस भीड़ को आप ये समझने की कोशिश करो कि उस भीड़ में वास्तविक रूप से प्रिपरेशन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा, मैं मानता हूँ कि 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीधे एग्जाम देने जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देते हैं। तो वो उनको आप कंपटीशन नहीं माने, उनको अपने भीड़ नहीं माने। आपका जो कंपटीशन है वो 30% के साथ है, ये चीज़ श्योर है। मेरे हिसाब से ऐसा हर एग्जाम में होता है।
70% भीड़ ऐसी होती है जो केवल उठ के एग्जाम देने जाती है। तो आप, ये मेरे साथ लाइव उदाहरण है जहां मैंने डायरेक्टली इस चीज को फेस किया था। आप सोच सकते हो कि क्या होता है। उसके बाद उस एग्जाम से का रिजल्ट आया। ज्वाइन करने से पहले मेरा चंडीगढ़ डिवीजन में हो गया था। उसके बाद उसी समय कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एज ए लोको पायलट वहाँ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद चंडीगढ़ से मेरा एज ए टेक्नीशियन सिलेक्शन हो गया था और वो दिल्ली पोस्टिंग थी, तो मैंने वो जॉब ज्वाइन की। इस बीच में CPO SSC और SSC क्लर्क में भी हुआ, लेकिन वो साउथ इंडिया में पोस्टिंग उसकी दे रहे थे, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने थोड़े से टाइम में अपने 1.5 साल मैक्सिमम टाइम था जिसमें मैंने जितनी भी एग्ज़ाम दी और सिलेक्शन प्राप्त किए। अब इसको मेरा मैनेजमेंट प्रॉपर माने या मेरी किस्मत अच्छी माने कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं फेस करने पड़े, लेकिन जो चीज़ें मैंने एनालिसिस की और उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन का काम 2009 से चालू किया और आज 11 साल हो गए मुझे इस फील्ड में करते हुए। मैंने जॉब के साथ किया और मैंने 2011 में फिर अपनी 2007 में पोस्टिंग हुई और 11 में मैंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। अब मैंने एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट, एज ए एजुकेशन मैनेजमेंट के साथ जो गुण मैंने, जो चीज़ें मैंने सीखी कि स्टूडेंटों के साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं, मनोविज्ञान में मैंने बहुत कुछ किया है। उसके साथ जो चीज़ें आपके साथ रिसर्च मानो उसको या मनोवैज्ञानिक स्टडी मानो, जो चीज़ें एनालिसिस करके मैंने फील की कि कैसे आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मैंने मेरे लेवल पे कुछ एक आपको टिप्स तैयार किए हैं जिनको आप अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से जो पहला टॉपिक हो सकता है वो होता है फिक्स योर टारगेट। सबसे पहले अपने आप को ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या होती है कि हम RPSC की तैयारी करते करते हम रेलवे की तैयारी करने लग जाते हैं, रेलवे की तैयारी करते करते हम SSC की करने लग जाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि उनके साथ साथ UPSC की तैयारी करने लग जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करें और जो सिलेबस है उस सिलेबस से मैच करते हुए एग्ज़ाम आप दे सकते हैं कि इस सिलेबस से मैच करते हुए आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें तो फिर भी आपका एक सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं या आपकी प्रिपरेशन बराबर रहने की चांस रहते हैं। अगर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर लिया कि जहां आप एक तरफ रेलवे की तैयारी करते करते आपने उसको छोड़ के UPSC की तैयारी करने लग जाएं यार, तो वो बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं। आपको एक कन्फ्यूजन की स्थिति को सॉर्ट आउट करना है, अपने आप को फिक्स करना है कि मुझे इस लाइन में तैयारी करनी है। उसको सिलेबस को आइडेंटिफाई करें और उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको फिक्स योर टारगेट, जहां आप एक सेलेक्टेड क्राइटेरिया में आप प्रिपरेशन करेंगे कि ये मैं इन एग्जामों की प्रिपरेशन करूंगा, यानी कि मिलता जुलता सिलेबस में आप प्रिपेयर करेंगे तो आपकी सिलेबस भी तैयार रहेगा और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। आपने डिफरेंट करोगे तो आप बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगी और आप सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर पाओगे। सेकंड थिंग जो अपन इसमें सेकंड टॉपिक ले सकते हैं कि क्या अपने को दूसरा क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से जो सेकंड टॉपिक आपका होगा वो होगा सेल्फ बिलीव। अपने आप को ये खुद को बिलीव होना चाहिए कि हाँ आई विल डू इट, मैं कर सकता हूं, कि मैं इसमें सिलेक्शन प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि सेल्फ बिलीव एक ऐसी ताकत है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। मैं मेरे ऊपर लेके सोचता हूं तो 2006 में कुछ ऐसी घटना हुई कि मैं थोड़ा सा डेमोलाइज फील कर रहा था, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे से कहा कि आज तक कौन सा कंपटीशन दिया आपने, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो होगा किसका, ये सोच के देखो कि आपका जो पहले का जो भी रिकॉर्ड है वो बेहतर है, आपने आज तक कोई कंपटीशन दिया ही नहीं है, तो आप जैसे स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। तो उनकी वो बातें मेरे अंदर सेल्फ बिलीव पैदा किया कि आई विल डू इट। तो कॉन्फिडेंस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड टॉपिक जो आपको सिलेक्शन कराने में वो है आपका सेल्फ बिलीव। आपका सेल्फ बिलीव ये होना चाहिए कि आई विल डू इट। अगर आपका विल पावर मजबूत होगा तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड, वर्क हार्ड। तीसरा टॉपिक जो मेरे हिसाब से है वो आपको आपकी मेहनत, सेल्फ स्टडी, सबसे बेहतर जो आपकी कोचिंग करने के बाद जो भी आप सिलेबस करके कोचिंग कर लें, लेकिन आपकी जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में जो कारगर साबित होगा वो होगा आपका सेल्फ स्टडी।
आपकी सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज़्यादा कारगर होगी, क्योंकि कोचिंग में आने के बाद आपको रिवाइज खुद ही करना पड़ेगा। जो भी आपको फिर आपका जो सिलेक्शन का वो टारगेट जो आपको अचीव करना है, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मिनट में कितने सवाल सॉल्व करने हैं। तो वो प्रैक्टिस से ही आपके आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन जब होने के लिए आपको प्रैक्टिस से आते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसमें आपकी वर्क हार्ड से जुड़ा हुआ दूँ कि हमने जब लोको पायलट का टेस्ट पास किया था, उसमें सेकंड जो एग्ज़ाम होता था वो साइकोलॉजी टेस्ट होता था। वहाँ एक टॉपिक आता था मेमोरी से जुड़ा हुआ। वहाँ पे कुछ ऐसे सवाल करने होते थे हमें, जहाँ 4 मिनट में वो 45 या 50 के आसपास क्वेश्चन थे, जिनको सिर्फ गोला करना होता था। देख के संख्याएं, इधर संख्याएं हैं, उनको आगे के देख के सिर्फ गोला करना होता है। 4 मिनट में आप चाहो तो 50 गोले नहीं कर सकते आप। फर्स्ट जब हमने उसकी प्रिपरेशन की तो 50 हम 6 मिनट में 7 मिनट में 8 मिनट में तो सिर्फ गोले कर पा रहे थे। उनको संख्या को देख के सही है या गलत, वो तो आंसर निकालने के तो दूर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने उसकी प्रिपरेशन की तो एग्जाम से पहले हमने उसमें 4 मिनट्स में 10 सेकंड 12 सेकंड बचा के और वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि हमने एक प्रैक्टिस जो हमारी थी वो बहुत तेजी से थी, लगातार थी। एक बार ऐसा ही टाइप टेस्ट का था। टाइप टेस्ट में मैंने सीख कर 17-18 दिन में अपनी 20+ की स्पीड काट के सारे, मतलब सीखना और साथ में अशुद्धियों को कम कर गया। यूं तो 25 वर्ड की थी, केवल 15 से 16 दिन में करना। यानी आप सोच सकते हो कि आपने कितने घंटे टाइपिंग की होगी। तो मेरे हिसाब से मैंने उस समय जो टाइपिंग की थी वो 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे, कोई मतलब उसका फिक्स नहीं था। सिर्फ गोल एक ही था, बस आई विल डू इट। तो आपको सेकंड जो सक्सेस दिला, आपका थर्ड जो सक्सेस दिलाने वाला टॉपिक है वो वर्क हार्ड। फोर्थ हम यहाँ ले सकते हैं सेल्फ टेस्ट। आपको अपनी प्रिपरेशन करने के बाद सेल्फ खुद को टेस्ट करें कि आपने टाइमिंग के अंदर जो भी उसका सिलेबस है उस टाइमिंग को अंदर आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। एग्जाम में जाने से पहले आप अपने आप का सेल्फ टेस्ट लें। एक फिक्स टाइम के अंदर अपना घड़ी में टाइम फिक्स करें और आप सेम जो भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके ओल्ड पेपर निकालें और उस ओल्ड पेपर को आप रिवाइज करें और उसका देखें कि आप जो टाइमिंग के अंदर उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको टाइमिंग मैनेजमेंट में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपनी टाइमिंग मैनेज कर पाएंगे। थर्ड हो गया आपका, फोर्थ हुआ आपका सेल्फ टेस्ट। फिफ्थ जो हम यहाँ ले सकते हैं वो होगा आपका एनालिसिस आफ्टर एग्जाम। एनालिसिस आफ्टर एवरी एग्जाम। आपको हर एग्जाम के बाद खुद को एनालिसिस करना है कि मैंने क्या अचीव किया, क्या मेरा मिसमैनेजमेंट था, कहाँ मेरे से मिस्टेक हुई, किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे ये फायदा होगा कि जिस टॉपिक जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हैं और जिसमें नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करने के कारण ढूंढिए, फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को फास्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो एनालिसिस आफ्टर एवरी एग्जाम। इसके बाद छठा पॉइंट हम जो इसमें ले सकते हैं, रीबिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एक्चुअल में होता क्या है कि एग्जाम देने के बाद जब सिलेक्शन आता है तो कहीं आप थोड़े थोड़े मार्जिन से जब आपके सिलेक्शन रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत नीचे चला जाता है। आपको बहुत हर्ट फील होता है कि इतनी हार्ड मेहनत करने के बाद, इतनी हार्ड वर्किंग करने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप अपने आप को डेमोलाइज फील करते हैं। तो आपको क्या करना है, डेमोलाइज फील नहीं करना, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना है। तो आपको जैसे एग्जाम हुई अपने आप को एनालिसिस किया, उसके बाद रीबिल्ड करना है, अपनी एनर्जी को जनरेट करना है। रीबिल्ड करने से आपकी जैसे एनर्जी, तो आप दोबारा से मेहनत करोगे, दोबारा से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए परफेक्ट तरीके से मेहनत करोगे। इसके बाद 7 टॉपिक, जो 7वां टॉपिक में यहाँ जो मैं मेरे हिसाब से हो सकता है वो है इम्प्रूव योर स्किल। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस को आपने जैसे रीबिल्ड किया, उसके बाद सोचा कि कैसे मैं अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकता हूँ। जहाँ मेरे से मिस्टेक्स हो रही हैं, जहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, उन गलतियों को आप बार बार ना दोहराएं। आगे की एग्जाम से पहले आप उनको सॉर्ट आउट करने के लिए प्लान तैयार करें। तो इस तरीके से आप जो मैंने मेरे बताए हुए 7 टॉपिक्स के माध्यम से इनको फॉलो करके आप डेफिनेटली आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का। वो कहते हैं कि हर इंसान बराबर ताकत रखता है, बराबर दिमाग रखता है, सिर्फ
उसकी एफर्ट्स जो हैं वो उसको सफलता दिलाते हैं, उसका सेल्फ बिलीव और उसके एफर्ट्स उसको सफलता दिलाते हैं। किसी भी इंसान का काम के पीछे जो भी वो काम करता है उसके पीछे जो लगाई हुई ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, वो उसको सिलेक्शन दिलाने में कारगर साबित होता है। इसलिए आप सभी अपना ध्यान एकाग्र करके, कॉन्फिडेंस बूस्ट करके और लॉकडाउन की परवाह नहीं करते हुए, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी स्टडी को डिस्टर्ब ना करें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें और सफलता के लिए तैयार रहें, मेहनत करते रहें। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई ये कुछ जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित हो। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक्स लॉट and best of luck for your competitive exam. Good luck.